देखो हम लोग डिवीजन करने जा रहे हैं किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। जैसे डायनेमिक्स मोशन पढ़ते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल है कंस्टिट्यूएंट, किसी भी मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनमें टेम्परेचर देने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, यही हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, इसी चीज की स्टडी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और ये जो पढ़ा जाता है, यहाँ पे हमारा दो चीजों का कन्वर्जन हो रहा होता है, हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा होता है और वर्क का कन्वर्जन हीट में हो रहा होता है। तो पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे हम किसी भी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी ब्रांच जहां पे हम लोग डील करते हैं हीट को वर्क में कन्वर्ट करने से और वर्क को हीट में कन्वर्ट करने से, उसको थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि सिस्टम आएगा, सराउंडिंग आएगा, बाउंड्री आएगी, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसको हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। जैसे कि कोई एक एप्पल है, तो एप्पल के ऊपर मैंने सारी स्टडी रखी, तो वो जो एप्पल होगा उस समय पे वो मेरा किसका पार्ट हो जाएगा, सिस्टम का। और एप्पल के अलावा जो ट्री है या फिर उसके अगल बगल जो लोग घूम रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, वो सभी के सभी मेरे क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग हो जाएंगे। तो पेड़ पे लगा जो एप्पल होगा वो सिस्टम हो जाएगा, और उसके अलावा जितनी चीजें मुझे दिख रही हैं वो क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग। जैसे अर्जुन को क्या दिखता था, अर्जुन को दिखता था सिर्फ मछली की आंख, तो मछली का आंख सिस्टम हो जाएगा, उसके अलावा जितनी चीजें हुई वो क्या हो जाता है, सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम को छोड़ने के बाद जितनी चीजें हमें बचती हैं वो सभी के सभी क्या कहलाती है, सराउंडिंग। ये जो पूरा यूनिवर्स है ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स कौन सी दो चीजों को मिला करके बना हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला करके पूरा का पूरा यूनिवर्स कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, बाउंड्री की। तो बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि किसी भी सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करके रखेगी, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, जैसे हम लोग अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो मेरी सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब के बाहर जितनी चीजें हो रही है वो क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग का पार्ट हो जाएंगी, ठीक। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के बाहर हमें एक फिजिकल बाउंड्री देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इस केस में हमें फिजिकल बाउंड्री देखने को मिल रही है जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग अलग करने का काम कर रही है। तो ये जो बाउंड्री है ये हमारी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो बाउंड्री होती है वो इमेजिनरी होती है, जो कि सिस्टम को किससे डिफरेंशिएट कर रही होती है, सिस्टम को सराउंडिंग से डिफरेंशिएट कर रही होती है। तो सिस्टम को सराउंडिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए बाउंड्री टर्म लेकर के हम लोग आए थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री बाउंड्री भी दो तरीके की होती है, एक होती है कंडक्टिंग बाउंड्री, एक होती है नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। तो नाम से ही पता चल रहा है कंडक्टिंग बाउंड्री वो बाउंड्री होगी जिसके अक्रॉस हीट का जो हो एक्सचेंज हो सके, और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री वो बाउंड्री होगी जिसके अक्रॉस हीट का एक्सचेंज ना हो सके, ठीक है। तो बाउंड्री भी दो तरह की हुई, ठीक। अब जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही थी, तो टेस्ट ट्यूब किसका पार्ट हो जाएगा, सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब के बाहर जितनी चीजें चल रही हैं वो सारी की सारी सराउंडिंग का पार्ट हो जाएंगी। ये इतना एरिया इसको मैं मान करके चल रहा हूं, ये क्या है, बाउंड्री है। और जो बाउंड्री है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करती है। अब अगर सिस्टम की बात करी जाए तो सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम की बात करी जाए तो ओपन सिस्टम में मास का भी एक्सचेंज हो सकता है, यानी मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, और हीट का भी एक्सचेंज पॉसिबल है ओपन सिस्टम में। अगर देखा जाए ओपन सिस्टम में, जैसे चाय का कप, यहां पे जो मैटर होगा यानी वाटर वेपर्स जो होंगे वो भी एक्सचेंज हो रहे होंगे, साथ ही साथ हीट का भी ट्रांसफर हो रहा होगा सराउंडिंग में। तो इस तरह का सिस्टम जहां पे मैटर का भी एक्सचेंज हो और हीट का भी एक्सचेंज हो, उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का जैसे अभी हमने देखा चाय का एग्जांपल, ठीक है। जब कभी भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, वो हमारा ओपन सिस्टम हो जाता है। ओपन सिस्टम का एग्जांपल कप ऑफ अ टी एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग अगर पूछा जाए कौन सा सिस्टम है, तो ह्यूमन बीइंग ओपन सिस्टम है। हम लोग चीजें खा पाते हैं और उसको बॉडी से बाहर भी निकाल पाते हैं, इस वजह से हम कैसे सिस्टम हुए, ओपन सिस्टम हुए। मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। हम गर्म खाना खाते हैं और क्या कहते हैं, खाना अंदर जाने के बाद ठंडा हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करी जाए क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में मैटर का कभी भी एक्सचेंज नहीं हो पाता, लेकिन सराउंडिंग से और सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे हमें
मैटर का एक्सचेंज ना देखने को मिले, हीट का एक्सचेंज देखने को मिले। अब जैसे ही इसका एग्जांपल है क्लोज थर्मस फ्लास्क, तो जो क्लोज थर्मस फ्लास्क होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो थर्मल फ्लास्क होते हैं वो टोटली आइसोलेटेड नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम लोग मार्केट से थर्मल फ्लास्क लेकर के आ रहे हो तो उसका कुछ ड्यूरेशन होता है कि ये पानी को 25 आवर तक ठंडा करके रखेगा। 25 आवर होते हैं, 24 आवर होते ही हैं, पर इन्होंने 25 बोल दिया, ठीक है ना। तो 24 आवर तक हमारा पानी गर्म होकर के रखे, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी उसमें हीट का लॉस नहीं होता है, तो आइडियली हम लोग बात करें तो वो क्लोज सिस्टम में ही आता है। थर्मल फ्लास्क हमारे रियल लाइफ में क्लोज सिस्टम होता है। लेकिन एक आइडियल कंडीशन ले ली जाए, आइडियल कंडीशन में कि पानी हम जितने टेम्परेचर पे रखें उस थर्मल फ्लास्क में वो उतने ही टेम्परेचर पे मेंटेन रहे, तो उस केस में ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा ना ही हीट का एक्सचेंज होगा। ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम जहां पे ना ही मैटर का एक्सचेंज हो और ना ही हीट का एक्सचेंज हो, तो वैसा सिस्टम क्या कहलाएगा? वैसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे कि एक क्लोज थर्मस फ्लास्क जिसकी बाउंड्री कैसी हो? नॉन कंडक्टिंग। तो बाउंड्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, किसमें? कंडक्टिंग बाउंड्री और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। तो कंडक्टिंग बाउंड्री जिसके अक्रॉस हीट का एक्सचेंज हो जाए, जो कि कहां देखने को मिलेगा? ओपन सिस्टम में देखने को मिलेगा, क्लोज सिस्टम में देखने को मिलेगा। और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री कहां देखने को मिलेगी? आइसोलेटेड सिस्टम में देखने को मिलेगी, जहां से हीट का बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होता है। इसके बाद अगला टर्म्स हमें जो देखने को मिलता है वो होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक तरीके का पॉइंट होता है जो कनेक्ट कर रहा होता है किसको? इनिशियल और फाइनल स्टेप ऑफ द सिस्टम को। तो जब प्रोसेस जो होता है वो एक तरीके से, प्रोसेस का मतलब क्या? कार्य। तो जो कार्य है, मान लीजिए इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट में हम तीन चीजें डिफाइन करते हैं, क्या? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है ना। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। और बाद में भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को P1 T1 V1 बोल दे रहे हैं, P2 T2 V2 बोल दे रहे हैं। तो P1 से P2 तक ले जाने के लिए हम जो भी काम करते हैं, फिर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, आइसोबेरिक हुआ तो प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे। तो प्रोसेस एक तरीका होता है जिससे आपका सिस्टम, जिसमें पीटीवी बोला जाए, पंजाब टीवी है पीटीवी, तो पीटीवी यानी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो भी चेंज ले आकर के सिस्टम को प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, उसमें जो हम काम करते हैं उसी को कहा जाता है प्रोसेस। प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। पुराने टाइम पे हम लोग सेम वर्ड नहीं ना यूज कर करके आइसो वर्ड बोलते थे, ठीक है ना। जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायफर्स, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। तो सेम बोलो या कांस्टेंट बोलो, तो आइसोथर्मल यानी जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, ठीक है ना। जैसे मान लो इस सिस्टम वन पे था, तो हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए तीन चीजें डिफाइन करते हैं, पीटीवी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। और यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन टर्म हमारे डिफाइन होते हैं। तो आइसोथर्मल की जब हम बात कर रहे हैं तो आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी अगर सिस्टम पहले T1 पे था तो बाद में भी T1 पे रहेगा। इसीलिए जब चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं तो T1 माइनस T1 कर देते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो देखने को मिलता है। अब दूसरा प्रोसेस होता है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, ठीक। अब जो इस जगह हमें तीन चीजें तो अभी तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे थे, क्या? पीटीवी यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अभी तक हमें इसके बारे में पता होता था। यहां पे इस चैप्टर में जो नया टर्म हम लोग सुनते हैं वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां हीट जो हो वो कांस्टेंट रहे, यानी आपकी हीट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के प्रोसेस को, जहां पे हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो रहा हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जहां पे कोई भी चेंज ना हो रहा हो, डेल्टा क्यू बराबर जीरो हो और डी क्यू बराबर कांस्टेंट हो, ठीक है ना। वैसे हम लोग लिखते टाइम याद रखिएगा, साइन कन्वेंशनली कभी भी क्यू के साथ हम लोग डेल्टा नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जहां से हम लोग एक साइकिल को रिपीट करें। किसी चीज का साइकिल होता है, जैसे डे एंड नाइट का क्या है? एक साइकिल है। हम लोग डे से शुरुआत करके नाइट पे खत्म करते हैं, फिर नाइट से शुरुआत करके डे पे आ जाते हैं।
तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो पीरियोडिकली होता रहे यानी लगातार होता रहे, उस तरह के प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस करते हैं। एक साइकिल में हो रहा है यानी चीजें रिपीट हो रही हैं, तो उस तरह के प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे दो दो टर्म डिफाइन करते हैं, इनिशियल और फाइनल। ठीक है ना, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जब बराबर रहती है तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। फिर हमारा आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्लो स्टेप प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है? स्लो स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक, और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, यानी एक स्टेप में तुरंत नहीं होता है। जैसे कि अगर पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हमने क्या रख दी? ढेर सारी सैंड रख दी है। तो ढेर सारी सैंड रख देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइम पे इक्विलिब्रियम, एक सैंड का पार्टिकल अगर यहां से हटा दे, सिर्फ एक सैंड का पार्टिकल, तो यहां पे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम अभी भी मेंटेन रहेगी। एक सैंड का पार्टिकल हटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस रहेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी पिस्टन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जब हम इस पे सैंड डालेंगे, एक सैंड का पार्टिकल हटाएंगे तो ऐसा कुछ फर्क होगा नहीं, तो पिस्टन नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे ऊपर आएगा। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस हो जाती है और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यही पिस्टन होता और इसी पिस्टन के ऊपर हम लोग कोई भारी सा मास रखे होते, तो जैसे ही इस मास को हटाते और इस पिस्टन की ऊपर जाने की टेंडेंसी है, तो मास हटाएंगे तो ये पिस्टन तुरंत से ऊपर जाता है। तो ऐसा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? स्लो होता है, मल्टी स्टेप होता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे रहेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए याद रखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज स्लो, मल्टी स्टेप एंड ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखेगा, रिवर्सिबल, स्लो, मल्टी स्टेप और इक्विलिब्रियम में रहता है। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स के बराबर होता है। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि यहाँ पे हमने पिस्टन रखा था, तो पिस्टन को नीचे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? सैंड के पार्टिकल्स, तो वो ड्राइविंग फोर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, और जो इसको अपोज कर रहे हैं, ये इसके अंदर भरी हुई जो गैसेस हैं पिस्टन के अंदर, ये क्या हो जाएंगी? अपोजिंग फोर्स। अगर ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स हो जाए तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आइसोथर्मली भी हो सकता है, आइसोथर्मली भी हो सकता है, आइसोबैरिकली भी हो सकता है, कैसे भी कर सकते हैं। यानी ये कंडीशन, रिवर्सिबल कंडीशन, हमें तीन आगे चल के ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबैरिकली रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ये कहीं पे भी हो सकता है रिवर्सिबल, एक प्रोसेस करने का तरीका है। मैंने बताया ना तीन चीजें, कौन कौन सी? पीटीवी, पीटीवी में हम लोग जब वेरिएशन लाएंगे तो P1 T1 V1 से लेकर के जाएंगे P2 T2 V2 में। तो इसके लिए हम अलग अलग प्रोसेस करा रहे हैं, ये तरीका है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए। ठीक है, फिर आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी मैंने बताया था कि हमारा पिस्टन होगा, पिस्टन के ऊपर अगर हमने ब्लॉक रखा है, इसका मास कुछ होगा, जैसे ही हटाएंगे ये तुरंत से क्या होगा? पिस्टन ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स रहेगा वो अचानक से बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये फास्ट प्रोसेस होता है, एक ही स्टेप में, एक स्टेप में हमने हटाया, एक ही स्टेप में क्या होगा? ये तुरंत से ऊपर जाएगा। यहां कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन रहेगी। सैंड के पार्टिकल्स में क्या हो रहा था कि जब सैंड के पार्टिकल एक एक करके हटाए जा रहे थे, उस वक्त पे ये जो पिस्टन था ऐसा नहीं हो रहा था अचानक से ही ऊपर चला जाए या बहुत मेजर चेंज देखने को मिले। ये खुद को एडजस्ट करता था, पिस्टन खुद को एडजस्ट करता था, तो वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती थी। पर यहाँ पे एज सच कोई इक्विलिब्रियम नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स ही प्रेजेंट होगा। अब मैं इसको अपोजिंग फोर्स बोल रहा हूं, यहां पे ये इसको ड्राइविंग फोर्स मान करके चल रहा है, यानी जो गैसेस हैं वो वर्क कर रही हैं, गैसेस वर्क कर रही हैं बाहर साइड जाने के लिए, तो वो रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ड्राइविंग या अपोजिट। ठीक है, अब हमने क्या देखा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमने देखे। ठीक, तो एक छोटा सा रिकैप लेंगे। छोटे से रिकैप में हम देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें कर ली है, क्या क्या बातें करी हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या शुरुआत करी थी? सबसे पहले हमने बात करी थी थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? वर्क को हीट में बदलते हुए देखते हैं और हीट को वर्क में बदलते हुए देखते हैं। इसी की स्टडी को थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी तीन चीजें आती है? एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग और एक होती है बाउंड्री। जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रही हो वो क्या कहलाती है? सिस्टम। जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रही है उसके अलावा सभी चीजों को छोड़ करके रेस्ट ऑल हमारी किस में आ जाएंगी? सराउंडिंग में। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली एक इमेजिनरी बाउंड्री
ये एक बाउंड्री कहलाती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे। बाउंड्री दो टाइप की, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग कहां देखने को मिलती है? नॉन कंडक्टिंग आइसोलेटेड सिस्टम में देखने को मिलती है। कंडक्टिंग कहां देखने को मिलेगी? ओपन सिस्टम में देखने को मिलेगी और क्लोज सिस्टम में देखने को मिलेगी। फिर वही सिस्टम जान रहे थे, सिस्टम हमने पढ़ा था कितने टाइप का? 3 टाइप का। क्लोज सिस्टम था, ओपन सिस्टम था और आइसोलेटेड सिस्टम था। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है और मैटर का एक्सचेंज होता है। क्या क्लोज सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होगा? हीट का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। ओपन सिस्टम में क्या होता है? हीट का भी एक्सचेंज होता है और मैटर का भी एक्सचेंज होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही हीट का एक्सचेंज होगा ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ये चीज हमने देखी थी, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने जाना था प्रोसेसेस हमारे। तो प्रोसेस में जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम जान रहे थे क्या? प्रोसेसेस, ठीक है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेसेस, ठीक है। तो प्रोसेसेस में हमने देखा कि हमारा कौन कौन सा प्रोसेस होता है? आइसो थर्मल प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और चेंज इन टेम्परेचर जीरो के बराबर होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर क्या देखा था? आइसो बैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर बराबर जीरो और प्रेशर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म तो हमको पता ही नहीं चले, पी टी वी। तो प्रेशर कांस्टेंट करा लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट करा लिया, अब वॉल्यूम कांस्टेंट करा लीजिए। वॉल्यूम जब कांस्टेंट कराते हैं तो क्या हो जाता है? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो के बराबर हो जाता है। तो ये तो हमारे पीटीवी यानी मेन मेन जो प्रोसेसेस होते हैं वो। इसके अलावा इस चैप्टर में खास कुछ अलग क्या पढ़ने वाले हैं? वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? हीट कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है, ठीक। इसके बाद 3 हमने अलग से प्रोसेस पढ़े थे। 3 मतलब अलग से प्रोसेस पढ़े थे। एक कौन सा था? एक साइक्लिक प्रोसेस था। साइक्लिक प्रोसेस वो जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट बराबर हो जाए। फिर देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 3 खास बातें क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 3 खास बात यह है कि ये सबसे पहले स्लो होता है, दूसरा ये मल्टी स्टेप में होता है और तीसरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहती है। अगर बात करी जाए इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल कैसा होता है? फास्ट होता है, यहाँ कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होती है और ये जो होता है इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होती और ये सिंगल स्टेप में होता है। किस में होता है? सिंगल स्टेप में होता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक जानी थी, ठीक। अब प्रोसेस पढ़ लिए, अब प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्मोडायनेमिक में हमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कौन कौन सी? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 4 प्रॉपर्टीज आती हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर बात करी जाए स्टेट फंक्शन की, तो स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, यानी पीटीवी और पीटीवी 1 2 3 1 1 1 2 2 2, ठीक है ना, 1 1 1 2 2 2। तो इनिशियल स्टेट में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और फाइनल स्टेट में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो है, इनके बीच में क्या वेरिएशन आ रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है? स्टेट प्रॉपर्टी कहलाती है। ये हमारा डजंट डिपेंड ऑन द मेथड और द प्रोसेस। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो डिपेंड नहीं करते किस पे? मेथड्स और प्रोसेसेस पे, ठीक है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं बताई जा सकती है। इनके लिए हम लोग हमेशा क्या डिफाइन करते हैं? इनके लिए हमेशा हम लोग चेंज डिफाइन करते हैं, यानी डेल्टा टी डिफाइन करेंगे, डेल्टा पी डिफाइन करेंगे। तो हमेशा यहाँ पे चेंजेस की बात होगी। स्टेट फंक्शन में हमें हमेशा किसकी बात करेंगे? चेंज की बात करेंगे। कभी भी हम लोग डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं होगी, ठीक। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे हमेशा किसकी बात होगी? चेंज की बात होगी, यानी किसके किसके बीच में? फाइनल और इनिशियल स्टेट के बीच में, ठीक है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू जो भी रहे, जैसे प्रेशर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रेशर में क्या हो जाएगा? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरीके से जितने भी हमारे कौन से फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो हम क्या सारे स्टेट फंक्शन को याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ रिमेंबर करना है क्या? पाथ फंक्शन आगे जो आ रहा है। पाथ फंक्शन को छोड़ करके जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सब किस में आ जाती है? सब स्टेट फंक्शन में आ जाती है। और पाथ फंक्शन सिर्फ 2 है। कौन? एक है वर्क
और एक है हीट। वर्क और हीट के अलावा कुछ भी पूछे तो सब किस में आ जाएंगे, स्टेट फंक्शन में। पूछे प्रेशर क्या है, स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन। तो वो सभी प्रॉपर्टी जो वर्क और हीट नहीं है वो किस में आ जाएंगी, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी में आ जाएंगी, ठीक है ना। पाथ फंक्शन जो इस पे डिपेंड करे कि हम लोग इनिशियल से फाइनल फाइनल स्टेट तक कैसे जा रहे हैं। जैसे ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो इनिशियल से फाइनल मैं ऐसे भी जा सकता हूं, इनिशियल से फाइनल मैं ऐसे भी जा सकता हूं, इनिशियल से फाइनल मैं यू 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 ऐसे भी जा सकता हूं। तो तीन अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है ना। तीन अलग अलग प्रोसेस है, और तीनों में अगर मुझे अलग अलग वैल्यू देखने को मिली इनिशियल और फाइनल स्टेज के बीच में, तो वैसे फंक्शन मेरे कहलाते हैं पाथ फंक्शन। जो पाथ पे डिपेंड करने लग जाए वो हमारे कहलाते हैं पाथ फंक्शन। जैसे कि कौन, हीट और वर्क। तो दो पाथ फंक्शन का नाम बताइए, हीट और वर्क। स्टेट फंक्शन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, जितनी चीजें सब स्टेट फंक्शन। सिर्फ पाथ फंक्शन कौन, दो। कौन कौन से दो पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट। इनके लिए कभी भी डेल्टा वर्ड हम लोग नहीं यूज करेंगे, इनके लिए कभी भी डेल्टा वर्ड नहीं यूज करेंगे। या तो डी डब्ल्यू यूज करिए, या तो डब्ल्यू यूज करिए, या तो डी क्यू यूज करिए, या तो क्यू यूज करिए। कभी भी डेल्टा वर्ड हम लोग हीट या वर्क के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। अब आ जाती है कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स हो। तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। हम लोग एम टी वी, एम टी वी हसल यहां पे सब कुछ देखा जाता है, ठीक है ना। एम टी वी एक ये होता है एम टी वी, ठीक है। और दूसरा बात कर लीजिए किसकी, यहां पे एम टी वी बात कर लीजिए। और और कौन सा फंक्शन आता है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। पी कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। या फिर अपना अभी तक जो ट्रिक चल रहा था वही याद करिए, पिछले वाला ट्रिक याद रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जो हम लोग पीटीवी लिख रहे थे ना, और बस एक वर्ड एम याद ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस क्या करिएगा, लास्ट वाले दो को काट सकते हैं, शुरुआत वाले दो को नहीं काट सकते। तो अभी तक पीटीवी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा था, जितना हमने रिवाइज किया है। तो अभी मैं बताता हूँ इसका कहने का क्या मतलब है। तो देखिए हम लोग को पीटीवी याद है ना, पीटीवी, और यहाँ पे कर लीजिए एम। बस एक नई चीज क्या जुड़ी, एम। तो याद रखिए आखिरी के दो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और शुरुआत के दो जो होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूज हो जाए प्रेशर था या नहीं था, टेम्परेचर था या नहीं था, तुरंत याद करिए पीटीवी, पीटीवी एम, ठीक है ना। तो आखिरी के दो कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव। शुरुआत के दो जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, इंटेंसिव। तो प्रेशर इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, और डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। और क्या याद रखना है आपको, सेल पोटेंशियल याद रखना है। सेल पोटेंशियल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेल पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। विस्कोसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है उसको बीच से हाफ किया जाए। मान लीजिए ये आपका कंटेनर था, यहाँ पे कंटेनर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट थी, इनका मास था m। अगर मैं इस कंटेनर को हाफ कर दूं तो मास क्या हो जाएगा, इस कंटेनर का m/2 और इस कंटेनर का m/2। तो अगर अंदर की प्रॉपर्टी हमारा कंटेनर हाफ करने से आधी आधी हो जाती है तो वो कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर पहले भी प्रॉपर्टी जो थी वो m थी और डिवाइड करने के बाद भी m ही रहे तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हमारा कंटेनर आधा करने पे प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो उसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी में अगर वर्ड लग जाए मोलर या फिर स्पेसिफिक, अगर मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लग जाए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, यहां पे वर्ड क्या लग रहा है, स्पेसिफिक, मोलर। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। मोलैरिटी, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सब किस में आ जाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। यानी कि जब हम लोग कंटेनर हाफ करेंगे तब जो मोलैरिटी यहां की होगी वही मोलैरिटी यहां की भी होगी। याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे है, कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। अब देखो यहां मोलर हीट कैपेसिटी लिखा था तो मोलर वर्ड लग गया तो क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना।
अब अब अगर एवोगैड्रो नंबर पूछे हमसे तो एवोगैड्रो नंबर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले तो नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसे? जैसे ये हमारा कंटेनर था, इस कंटेनर में 4 मोल गैस थी, अगर मैं इस कंटेनर को हाफ कर दूंगा तो 2 मोल गैस इधर जाएगी और 2 मोल गैस इधर जाएगी, अगर मैंने इक्वली डिवाइड किया है तो कंटेनर के हाफ करने से नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मेरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। तो जो मेरा कंटेनर के साइज को आधा करने से आधा हो जाए, वैसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर इनको अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या आ गया? देखो हमारा क्या था? पीटीवी और एम। तो प्रेशर टेम्परेचर तो क्या थे? प्रेशर टेम्परेचर मेरे इंटेंसिव प्रॉपर्टी थे, तो वॉल्यूम और मास क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम और मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे। ठीक, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया है पास्ट में, इसलिए याद रखना है हमें। सबसे पहले क्या रखना है? पीटीवी और एम। तो पहला तो प्रेशर हो गया, इंटेंसिव इधर लिख रहा हूं, इंटेंसिव में प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, डेंसिटी याद रखना है अपने को। किसी भी वर्ड के आगे मोलर लग जाए, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, या स्पेसिफिक वर्ड लग जाए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, या पीएच की बात करें तो पीएच भी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेल पोटेंशियल की बात करें, चाहे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोले या सिर्फ सेल पोटेंशियल बोले, दोनों ही क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और अगर कभी सोचने के लिए आ जाए तो सोचिएगा कि अगर कंटेनर को हाफ करे और प्रॉपर्टी में चेंज ना आए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो देखिए, लास्ट के शुरुआत के दो इंटेंसिव थे, वॉल्यूम और मास क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम और मास एक्सटेंसिव हो जाएंगे। फिर इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। तो जो एनर्जीज है इस चैप्टर में, जितनी एनर्जीज पढ़ेंगे आगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, वो भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी पढ़ेंगे, वो भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंथैल्पी पढ़ेंगे, वो भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, वो भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बच्चा कंफ्यूज होता है मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के आगे अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होगी, और आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लग जाएगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारा आता है कौन? स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट। और अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी पूछे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ऑल टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी? एच यू एस जी। ठीक है ना? एच क्या है हमारा? इंथैल्पी हम लोग बोलते थे। ठीक है ना? यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, एस क्या है? एंट्रोपी, और जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना? तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? ये सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ये हमारा एक ग्राफ सर ने बनाया था पिछले साल, जो यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन भी दिया था। तो मान के चलिए ये सिस्टम है और इसमें एक प्रॉपर्टी है, सिस्टम एक्स है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? वाई। तो अब क्या हुआ? सिस्टम x2 गया और प्रॉपर्टी y1 से चेंज होकर के y2 पे चली गई, यानी प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो गई। सिस्टम को जब हमने हाफ किया, तो सिस्टम को जब हम लोग हाफ कर रहे हैं, आधा डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी y1 और y2 चेंज हो जा रही है। तो जब y1 y2 क्या है? आपस में इक्वल नहीं है, तो वैसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? सिस्टम को आधा करने पे प्रॉपर्टी भी चेंज हो जा रही है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो हमने अभी पढ़ा था पीटीवीएम, तो हमने कहा था कि ये दोनों क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम और मास क्या होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम भी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास भी है। तो ये दोनों जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इनका जो रेशियो आता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। यहां से आपके पास एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये बनता है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ट्रू और फॉल्स। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो जो होता है वो हमेशा इंटेंसिव होता है, ये चीज याद रखना है। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है, ये एक कंसेप्ट है। मतलब ऐसे नहीं है कि बस डायरेक्ट है, ये कंसेप्ट है कि दो एक्सटेंसिव को आप अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? पानी गर्म कर रहे हैं, बेसिकली बता रहा हूं, फिर रियल लाइफ में सिचुएशन बता रहा हूं। तो पानी गर्म कर रहे हैं, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। पर यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, आप जैसे पानी को गर्म कर रहे होंगे, पानी को अगर गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर चेंजेस आ रहा होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो जो पानी के मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक।
तो थर्मोडायनेमिक्स ये फिजिक्स की एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक पे लेवल पे डील करते हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं। तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए डील करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको क्या मार के आते हैं, मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब देखो इंजन चल रहा है, प्लेन चल रहा है, यहां पे तो वो बड़ा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वजह से चेंज आता है, ठीक है ना, एक छोटे से पार्टिकल की वजह से। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहां पे हम लोग चेंज देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन था फाइंड द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमको समझनी थी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी हमने कहा था मोल, तो अगर हमने 4 मोल का कंटेनर लिया था, उसको हाफ किया था, तो 2 मोल और 2 मोल आ रहे थे, इस वजह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या रहेगी, एक फिक्स वैल्यू रहेगी। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सभी को पता है कि कंडक्टर की अगर बात करी जाए तो कंडक्टर के केस में अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है बढ़ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ। इस वजह से ये क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रो, तो रो की जो वैल्यू है वो यूनिट के लिए डिफाइंड है। तो जो यूनिट के लिए वैल्यू डिफाइंड रहेगी वो तो हमेशा इंटेंसिव रहेगी, एक की वैल्यू कभी भी नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। 2 की वैल्यू चेंज हो सकती है, 3 की वैल्यू चेंज, पर जो यूनिट के लिए वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है वो तो हमेशा क्या रहेगी, इंटेंसिव रहेगी, ठीक है ना। पिछली बार पूछा था, डीपीपी सर ने दिया था, तो उसमें बोला था वॉट की यूनिट क्या है, तो वॉट की यूनिट पावर होती है। एक क्वेश्चन था कि रॉकेट इंजन किस तरह का हमारा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम। तो रॉकेट जो होता है, रॉकेट ओपन सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि रॉकेट के पास जो फ्यूल बर्न हो रहा होता है वो बर्न होकर के पीछे आ रहा होता है। तो रॉकेट का फ्यूल बर्न हो रहा है, यानी फ्यूल भी क्या है, एक मैटर है। तो मैटर बर्न हो रहा है, तो मैटर बर्न हो रहा है यानी मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज हो वो कहलाता है ओपन सिस्टम। दूसरा प्रेशर कुकर। अगर प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना गर्म होता है और गर्म होने के बाद उससे गैसेस निकलती है, जिससे धीरे धीरे अगर हम लोग उसकी सीटी हटा दे तो धीरे धीरे क्या होगा, खाना ठंडा होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर का खाना तो बाहर नहीं जा रहा है, बट उसके अंदर जो हीट ट्रैप है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अगर कुकर को गैस से हटा करके रख दीजिए, कुछ टाइम बाद उसके अंदर जो चावल है, जो भी सामान है, वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे किसका एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। अगर टी प्लेस्ड इन अ स्टील कैटल, तो अगर किसी कैटल के अंदर, जो कैटल या फिर जार अगर हिंदी में समझाऊं तो, उसके अंदर अगर रखा हुआ है तो वो क्लोज सिस्टम होगा, वहां से मैटर नहीं चेंज होगा, वहां से हीट चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। जेट इंजन की बात करें तो जेट इंजन भी, अब रॉकेट इंजन अगर ओपन है तो जेट इंजन भी तो ओपन ही होगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हीट और वर्क। वर्क भी क्या है, वर्क जो हम लोग कर रहे हैं वो एक तरीके से एनर्जी के कारण ही हम लोग वर्क कर पा रहे हैं। हमारे अंदर अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, बस एनालॉजी है, तो हम लोग वर्क क्यों कर पाते हैं, कोई भी काम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी होती है। हम फूड को खाते हैं, फूड से हमें एटीपी मिलता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम कोई काम कर पाते हैं, ठीक है। हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे याद रखिए, एनर्जी अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर, उसे हीट करते हैं। कहीं पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जैसे एक सिस्टम हमारा T1 टेम्परेचर पे था और एक सिस्टम हमारा T2 टेम्परेचर पे था, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये हमारा हैंड है और ये क्या है, आइस है। तो आइस का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, हाथ मान लीजिए मेरा 26 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जैसे ही मैं अपने हाथ पे क्या करूंगा, इस आइस को लूंगा, अपने हाथ पे जब इस आइस को लूंगा तो क्या होगा, जो आइस का टेम्परेचर है वो क्या होने लगेगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और मेरे हाथ का टेम्परेचर घटने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है और टेम्परेचर का डिफरेंस आने की वजह से क्या होगा, यहां से हीट ट्रांसफर होगी, मेरे हाथों की हीट ट्रांसफर होकर के इस आइस क्यूब के पास जाएगी और इस आइस क्यूब को पिघलाएगी। तो हीट क्या हो रही है, मेरे हाथ से ट्रांसफर हो रही है आइस क्यूब के पास। मेरे हाथ में तो हमेशा ही हीट थी, पर ऐसा मैं अपने हाथ से हीट छोड़ता तो नहीं हूं।
तो हीट क्यों नहीं छोड़ पाता हूं? क्योंकि हीट जो होती है वो तभी ट्रेवल कर पाती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। तो जैसे ही मैंने आइस को अपने हाथ पे रखा, तो जैसे ही मैं आइस को अपने हाथ पे रखूंगा तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा मेरे हाथ से हीट कहां जाने लगेगी? आइस में जाने लगेगी। ठीक है, तो ये तभी हीट कब आएगी? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जहां कहीं भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहां पक्का है क्या आ जाएगा? हमारा हीट आ जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी एनर्जी जो किसके कारण अराइज हो? टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण अराइज हो, उसे हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी। तो जो एनर्जी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण आती है उसे बोलते हैं हीट एनर्जी। ठीक है ना? डिसऑर्डर्ड एंड रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो हीट एनर्जी है ये कैसी है? डिसऑर्डर फॉर्म में होती है और रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है ना? हीट हर डायरेक्शन में जाती है। हम लोग जब गांव में आग जलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइड सब लोग आकर के बैठ जाते हैं, एक सर्किल में बैठते हैं, और जब आग जला करके एक सर्किल में बैठते हैं तो सभी को मिल रही होती है, यानी वो रैंडम डायरेक्शन में जा रही होती है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक जो सामने बैठेगा सिर्फ उसी को हीट मिलेगी। ठीक, अगर यूनिट की बात करी जाए तो हीट हमारी जूल में भी नापी जाती है, कैलोरी में भी नापी जाती है, अर्ग में भी नापी जाती है और लीटर एटीएम में भी नापी जाती है। ठीक है, हीट को लिखते कैसे हैं? या तो कैपिटल क्यू से लिखेंगे, या तो स्मॉल क्यू से लिखेंगे, या डी क्यू से लिखेंगे, या कैपिटल डी क्यू से लिखेंगे। कभी भी डेल्टा वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लोग। किसके लिए? हीट के लिए। याद रखिएगा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एनर्जी अराइज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? देखो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कितनी होती है? ग्राउंड पे 0 होती है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्प्लेस करा दे किसी h हाइट पे, h हाइट तक हमने क्या किया? इसको डिस्प्लेस करा दिया। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को, इसके पास क्या कोई एनर्जी थी ग्राउंड पे? कोई एनर्जी नहीं थी। अब इसको क्या करिए? छत पे लेकर के चले जाइए। जब छत पे लेकर के जाएंगे तो इसके पास क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब आप बोलेंगे कहां? यही ब्लॉक नीचे रखा था और ऊपर लेकर के आए तो इसमें एनर्जी आ गई। बिल्कुल, अगर अजमाना हो तो नीचे किसी को खड़ा कर दीजिए और ऊपर से ये ब्लॉक छोड़ दीजिए, तो पता चल जाएगा इस ब्लॉक में कितनी एनर्जी है ना? तो क्या करना है? जैसे ही हम लोग डिस्प्लेस कराते हैं किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये कैसे आती है? जो वर्क डन होता है वो आता है एनर्जी अराइज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के कारण अगर कोई एनर्जी आ रही है तो उसे बोलते हैं वर्क डन। ठीक है ना? ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसी है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हमको नीचे से ऊपर ही ले जाना पड़ेगा तभी एनर्जी आएगी ना। तो हीट एनर्जी क्या है? रैंडम ऑर्डर में फ्लो होती है, और जो वर्क डन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है, कैलोरी होती है, या लीटर एटीएम होता है। ठीक है ना? इसके लिए भी हम लोग वर्क के लिए भी वर्क डब्ल्यू यूज कर सकते हैं, डी डब्ल्यू यूज कर सकते हैं, पर कभी भी डेल्टा नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना? कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आपको पता चला आप पूरा कैलकुलेशन कर लिए और कन्वर्जन ही नहीं पता है, या फिर कन्वर्जन करना भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कन्वर्जन याद रखिएगा कि 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है किसके? 10⁻⁷ अर्ग के। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 4.18, और कैलकुलेशन के लिए कभी कभी इस 4.18 को 4.2 जूल भी लिख देते हैं। ठीक है ना? तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल भी कहा जाता है। ठीक, 4.18 या 4.2 जूल। ठीक, और 1 लीटर एटीएम, जो लीटर एटीएम होता है वो होता है 101.0 जूल, या फिर इसी को 100 जूल भी बोल सकते हैं। 1 लीटर एटीएम बराबर 100 जूल। 1 लीटर एटीएम बराबर 100 जूल। ठीक है? अब यहां पे बोला जाएगा विच वन इज द, मतलब एनर्जी के ऑर्डर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है कैलोरी। एनर्जी की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है कैलोरी। 1 कैलोरी चेंज हो गया, 2 कैलोरी चेंज हो गया, ये बड़ी वैल्यू है। उसके बाद होती है जूल, और उसके बाद आती है हमारी अर्ग। ठीक है ना? उसके बाद आती है अर्ग। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ी कैलोरी, फिर जूल, फिर अर्ग। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, अब तो हमने कहा कहां से शुरुआत करी थी? हमने शुरुआत करी थी, अब बस सुनते जाइएगा फटाफट। ठीक है, मैं बस बोलता हूं, आप सुनिएगा। तो हमने शुरुआत करी थी थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं वर्क और हीट की। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 3 टर्म्स की, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम वो होता है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। सराउंडिंग वो होता है जो सिस्टम को छोड़ करके जितनी भी चीजें बचे वो सराउंडिंग हो जाती है। बाउंड्री वो पार्ट होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा होता है। सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास और हीट दोनों का ही एक्सचेंज हो रहा होता है। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में
हमारा मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ना ही मैटर का ना ही हीट का, दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है। तीनों का एग्जांपल, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हमारा हो जाएगा जेट इंजन, रॉकेट इंजन, और ओपन सिस्टम का एग्जांपल टी हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, आइसोलेटेड का हमारा थर्मस फ्लास्क हो जाएगा। फिर हमने प्रोसेस देखे, तो प्रोसेस के लिए हमने क्या जाना था, पीटीवी, यानी पीटीवी हमारे मेन प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सा, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा पी जीरो आइसोबैरिक प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट, और डेल्टा वी जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद हमारा आ जाता है इस चैप्टर में जो खास पढ़ते हैं वो होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एक नया प्रोसेस देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट जो होती है वो जीरो के बराबर हो जाती है। फिर हमने कुछ अनयूजुअल प्रोसेसेस भी देखे थे, जैसे कि पहला देखा था साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस पे इनिशियल और फाइनल स्टेप जो होता है वो बराबर हो जाता है। फिर रिवर्सिबल स्टेप देखा था। रिवर्सिबल में क्या होता है, रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है वो मल्टी स्टेप होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है और स्लो होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इस इरिवर्सिबल हमारा सिंगल स्टेप में होने वाला रहता है और कभी भी इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलती है और ये फास्ट होता है, ठीक। फिर हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करी थी, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हमारी चार होती है। कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दो और प्रॉपर्टी होती है, भूल रहा हूँ, स्टेट फंक्शन और वर्क फंक्शन, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन और वर्क फंक्शन हमारी दो और प्रॉपर्टी होती है। तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी होती है जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करे, जैसे कि पीटीवी, यानी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, ये क्या करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। फिर एनर्जी की बात कर ले, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब भी क्या है, स्टेट पर हमारा डिपेंड करती है। हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ पाथ फंक्शन याद रखना है। पाथ फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, पाथ फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं वर्क और हीट। तो वर्क और हीट जो है, इसके अलावा इनको छोड़ करके बाकी कुछ भी पूछा जाए तो सब स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी में आएगा। वर्क और हीट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे पाथ फंक्शन हो जाता है। इसके बाद एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके लिखा था पीटीवीएम। शुरुआत के पीटी जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम और मास क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में प्रेशर, टेम्परेचर, ई नॉट सेल, यानी हमारा जो ई सेल, सेल पोटेंशियल जो होता है वो डेंसिटी हो जाती है, और पीएच, किसी के आगे मोलर लग जाए या फिर स्पेसिफिक वर्ड लग जाए तो ये भी क्या हो जाते हैं, हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वॉल्यूम था, मास था, नंबर ऑफ मोल्स थे, और गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, और जो भी वर्ड आ जाए ये सब एक्सटेंसिव में काउंट होंगे। हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, ठीक। तो ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गए थे। इसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखने के बाद हमने क्या देखा था, ये जाना था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी होती है। फिर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव होता है, स्पेसिफिक वर्ड लग गया ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक। फिर हमने जाना था कि एनर्जी दो तरीके की होती है, एक जो आती है टेम्परेचर के डिफरेंस से और एक जो आती है डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस से। टेम्परेचर के डिफरेंस से आने वाली एनर्जी को कहते हैं हीट, और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस से जो एनर्जी आती है उसको कहते हैं वर्क। और हीट और वर्क में हमने क्या देखा था, यूनिट कन्वर्जन देखा था। तो यूनिट कन्वर्जन में हमने देखा था कि एक जूल बराबर होता है 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग के। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। और 1 लीटर एटीएम किसके बराबर होता है, 100 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी यूनिट किसकी है, कैलोरी, देन जूल, देन अर्ग, कैलोरी, जूल, अर्ग। अब इसके बाद बात कर लेंगे किसकी, साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट मिले, अगर सिस्टम को हीट मिलती है तो क्या बोलेंगे, सिस्टम कि सिस्टम में हीट का साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट दे रहा है सराउंडिंग को तो क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है तो निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव, ठीक। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था। अब यहां पे हमारा इसी चीज को टर्म के फॉर्म में लिखेगा, जब क्वेश्चन में लिखेगा तो बोलेगा हीट इज गिवन टू द सिस्टम और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सिस्टम को हीट मिली, मिली मतलब पॉजिटिव, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम और इवॉल्व बाय द सिस्टम, ये वर्ड्स हमको मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, नेगेटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम,
या फिर वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम यानी सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो निगेटिव। इसके बाद टर्म आ जाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस बाय द सिस्टम। यानी कोई अगर हमारा एक सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। मान लीजिए ग्लास का एग्जांपल लेते हो, इसके अंदर बहुत सारे वाटर के पार्टिकल होंगे। हर वाटर के पार्टिकल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी जो वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी जो आगे और पीछे जाकर के आ रहे होंगे। तो हर एक सिस्टम के पास उनकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये जो सारी एनर्जीज होती है, इन्हीं सारी एनर्जीज के सम को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी एंड ऑल द अदर एनर्जीज, सिस्टम की जो खुद की एनर्जी होती है वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना? अब इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। हमने देखा था जितनी भी हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनर्जी, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, फिर एंट्रोपी हो, जितनी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो सब किस में आती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। अगर पूछा जाए कंसंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मुझे दो फिजिकल क्वांटिटीज बताइए जो कि पाथ फंक्शन है, पहला हीट और दूसरा वर्क। स्टेट फंक्शन की बात करें तो ये हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा यू इनिशियल और फाइनल स्टेप पे। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से लिखा जाएगा। इसके लिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है इंटरनल एनर्जी का, वो क्या आता है? डेल्टा यू बराबर एन सीवी डेल्टा टी। डेल्टा यू बराबर एन सीवी डेल्टा टी, हमारा पहला फॉर्मूला देखने को मिलता है। डेल्टा यू बराबर एन सीवी डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो जाता है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी T2 और T1, यानी कि दो सिस्टम है हमारा। सिस्टम पहले PTV यानी T1 टेम्परेचर पे था, बाद में कहां चला गया? PTV यानी T2 टेम्परेचर पे चला गया। तो T1 से T2 टेम्परेचर पे जाएगा तभी मुझे क्या देखने को मिलेगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा, तभी मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मेरा T1 और T2 बराबर हो जाए, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज ही ना हो, तो अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा टी अगर जीरो हो गया, अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो के बराबर होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो के बराबर होता है, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो पहला आज के लिए क्या याद करके रखना है? आज के लिए याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जीरो होती है। तो मुझे, और दूसरा हमने अभी पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट बराबर होना, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? चेंज इन स्टेट, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। अगर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर ही हो गई तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? जीरो के बराबर आ जाएगी। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस के केस में डेल्टा यू जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो दो ऐसे प्रोसेस जिसके लिए इंटरनल एनर्जी जीरो होती है वो कौन से हैं? पहला है साइक्लिक प्रोसेस और दूसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, अगर ओवरऑल इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, यानी हमारा जो सिस्टम था यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे था और यहाँ T2 टेम्परेचर पे था, फाइनल में मुझे देखने को मिला कि इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है, यानी जब ये सिस्टम किसी प्रोसेस के द्वारा T1 से T2 पे गया तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, इस वजह से डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाता है। और अगर टेम्परेचर घट गया कि T2 का वैल्यू कम हो गया किससे? T1 से, उस केस में क्या होगा? मेरी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो निगेटिव आएगा, और वहां से मुझे पता चलेगा टेम्परेचर कम हो गया, इस कारण इंटरनल एनर्जी भी क्या हुई है? कम हो गई है। तो वो दो प्रोसेस बताइए जिसके लिए इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो के बराबर होती है। साइक्लिक और आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारा आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टोटल देखिए, नीट का ही पीवाईक्यू था, नीट के पीवाईक्यू में हमसे पूछा था कि थर्मोडायनेमिक्स में टोटल कितने लॉ है, तो बच्चों को याद होता है 3, क्योंकि यहां से याद रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट एक्चुअली में जीरो वाला भी तो है, इसलिए टोटल लॉ कितने थे? 4। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 4 होते हैं, भले ही लिखते हैं जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तक बोलते हैं, पर एक्चुअल में कितने हैं? 4, क्योंकि जीरो वाला भी मिला के बोलेंगे।
तो टोटल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर फोर। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे न्यूटन के कितने नियम? न्यूटन के तीन नियम होते हैं, वैसे ये यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार लॉ होते हैं, ठीक है, न्यूटन के तीन और थर्मोडायनेमिक्स के चार। कौन सा? जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ जो होता है वो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर बताता है, यानी एक्चुअली में नेचर में टेम्परेचर नाम की कोई चीज होती है, ये हमें पता चला था जीरोथ लॉ से, ठीक है ना, कि टेम्परेचर जैसा है शब्द भी होता है, ठीक है ना। पाषाण युग में जब हमारे साइंटिस्ट रहते होंगे तो उन्होंने ये खोजा होगा, वरना ये टर्म आता ही नहीं। और खास बात ये है कि सबसे पहला जो लॉ खोजा गया था वो कौन सा था? सबसे पहले जो लॉ खोजा गया था फर्स्ट लॉ था, फिर बाद में सेकंड थर्ड जब डिस्कवर हुआ तो उसके बाद पता चला कि एक जीरोथ लॉ भी है। पहले टेम्परेचर के बारे में पता चलेगा तब ना उसके ऊपर लॉ डेराइव होगा, फिर साइंटिस्ट कहे चलो इसको जीरो की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसी के ऊपर आपका ये सवाल है। ऐसा ही हमें बायो में कहा देखने को मिलता है, जहां डिस्कवरी तो हमने कर ली पर जो डिस्कवरी हमने करी वो आगे की हो गई थी। आपके पास टाइम है, ये हम बात कर रहे हैं कौन से चैप्टर की? हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाले चैप्टर की। एक हार्मोन था, उस हार्मोन का नाम हमने रख दिया था GA3। बाद में पता चला कि एक GA1 पहले से है, तो GA3 जो था वो उसको हमने पहले डिस्कवर कर लिया था, ठीक है ना। तो सेम हाल वहां यहाँ पे भी था, यहाँ फर्स्ट लॉ पहले डिस्कवर हो गया था, तो बाद में हमने जीरोथ लॉ दिया था। तो जीरोथ लॉ सबसे पहले साइंटिस्ट को किसके बारे में बताया था? टेम्परेचर के बारे में बताया था। तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर कोई एक सिस्टम है, ठीक है ना, और एक सिस्टम ये था ए, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर बी के बराबर था। इसका ए का टेम्परेचर जो था T1 वो T2 के बराबर था, और बी का जो टेम्परेचर था वो किसके बराबर था? बी का टेम्परेचर T2 जो था T3 के बराबर था। अगर ए का टेम्परेचर बी के बराबर है, बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ए का टेम्परेचर सी के बराबर होगा? बिल्कुल कह सकता हूं। अगर इफ T1 is equal to T2 and T2 is equal to T3, then can I say that T1 and T3 are equal? बस यही था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जहां पे सब चीज, दुनिया के जितने इक्विलिब्रियम सोचते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, जितने इक्विलिब्रियम है सब एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुमने क्या बोल दिया? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सब चीज इक्विलिब्रियम में हो गई, केमिकल, फिजिकल, जितनी चीजें हैं सारी चीजें इक्विलिब्रियम में। ये भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखना। थर्मल इक्विलिब्रियम में सब चीजें इक्विलिब्रियम में हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें यही था कि अगर ए का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाए? बी का, और बी का टेम्परेचर बराबर हो जाए सी का, तो सी और ए का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सी और ए का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बोलोगे इसमें क्या खास बात थी? इसमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कहाँ है? यहां से पहली बार हमने समझा किसका, कि यहाँ पे जो इन दोनों की हीट बराबर हो रही है, इन दोनों का जो थर्मामीटर से नाप रहे हैं, यहां से जब साइंटिस्ट ने नापा होगा तो पता चला अच्छा इस चीज को टेम्परेचर बोलते हैं। जो ए और सी का जो बराबर हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी, इसको टेम्परेचर बोलते हैं। तो वो लोग समझ गए थे कि पहली बार, है ना, बकलोल साइंटिस्ट रहे होंगे, बागे सरकार के तेज हो गए होंगे, ठीक। अब उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये कहता है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसको बस चेंज कर सकते हो। ये क्या है इसका? और जितना भी हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कोई भी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, सबसे पहले यहीं पे आया था ये टर्म। यानी इसके अलावा दुनिया में सब चीजें गलत हो सकती है, सब लॉ गलत हो सकता है, लेकिन ये लॉ कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी लॉ के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो लॉ था, अगर पूछा जाए एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये किसका टर्म है या फिर ये कहां से आया? तो ये आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल नहीं होता है, ठीक है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ये हर जगह लगता है। कहां लगता है? अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ा था, तो फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में क्वेश्चन आया था ना कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लिखा था, ठीक। तो याद रखना ये हर जगह वैलिड होता है, दुनिया की हर जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होता है। अगर ये फेल हो गया ना, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया ना, तो यूनिवर्स फेल हो जाएगा। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली, चलो वो सब तो ज्ञान की बातें हो गई, मैथमेटिकली फ्लोट को कैसे दिखाओगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को? तो मान के चलो सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में था, तो पी टी वी तीन चीजें रहती हैं,
प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी मान के चल रहे हैं U1, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी शुरुआत में क्या थी, U1 थी। अब क्या किया, इस सिस्टम को हमने हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जब हीट देंगे, वर्क देंगे, तो सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो U1 से जाकर के कहां पे पहुंच जाएगी, U2 पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा होगा, T1 से T2 पे गए होंगे, ठीक है ना। और जब टेम्परेचर बढ़ा होगा, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो U2 का टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बस इसमें क्या करते हैं, U2 में हमने क्या किया, U1 में हमने क्या किया, हीट दिया और वर्क किया। जब U1 सिस्टम में हीट की दिया और वर्क किया, तो क्या हो जाएगा, ये U1 को इधर लेकर के जाओ, तो U2 माइनस U1 बराबर क्या हो जाता है, Q प्लस W, ठीक है। तो यहां से मुझे सबसे पहले, अब मुझे इंटरनल एनर्जी के दो फॉर्मूले मिल गए हैं। पहला क्या, इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला था NCV डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू, Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। दूसरे क्या हो गया, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q क्या है हमारा, हीट गिवन टू द सिस्टम। देखो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान से रखना है, हीट गिवन टू द सिस्टम। एंड W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब यही साइन चेंज हो जाएगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और हीट इज गिवन टू द सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से साइन अपने हिसाब से पुट कर लेंगे, जैसा स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से साइन रखना है। बट हमको क्या याद रखना है, दो फॉर्मूला, क्या, डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी, डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। अब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, कि ये जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बड़ा बड़ा फेंक दिया अब हमने। अब देखते हैं कि अब हमने एनर्जी से क्या किया, एक कोई सिस्टम रहा होगा, उसको U1 से लेकर के गए हैं U2 पे। तो अभी हमने पढ़ा था कि U1 से U2 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य, कार्य यानी प्रोसेस। अब कितने तरह के प्रोसेस हो सकते हैं वो देखते हैं, कि U1 को U2 पे लेकर के गए ना, इंटरनल एनर्जी चेंज करी। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस से हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब अभी हमने पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा टी जीरो होता है। और अगर डेल्टा टी जीरो हो गया, तो बताओ, अगर डेल्टा टी जीरो हो गया तो NCV डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू जीरो। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी कौन से दो प्रोसेस में जीरो होते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, और दूसरा साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो और इंटरनल एनर्जी इस टाइम पे भी जीरो होगी। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू। तो ये U जीरो हो जाएगा, तो Q प्लस डब्ल्यू बचेगा, तो Q बराबर माइनस का W आ जाएगा। यानी कि सिस्टम को उस टाइम पे जितनी हीट दी जाएगी वो वर्क में जाएगी, ठीक है ना। जितनी हीट तुम अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, उस केस में इंटरनल एनर्जी जीरो, तो जितनी एनर्जी दे रहे होगे सब वर्क में जा रही होगी, ठीक। दूसरा आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो। दूसरा क्या आ जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो अब जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो यहां से याद रखिएगा पहला फॉर्मूला, वर्क डन बराबर होता है P डेल्टा V। क्या होता है, वर्क डन बराबर P डेल्टा V। वर्क डन बाय द गैस इज P डेल्टा V। इसी को बोलते हैं PV वर्क। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे वर्क डन बराबर P डेल्टा V। ये गैसेस जो होती है, अब गैसेस चलेंगी थोड़ी, गैसेस का मॉलिक्यूल तो कितनी तेज रैंडम मोशन करता है, तो वहां फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालने बैठेंगे तो हो चुका। तो वहां पे हम लोग निकालते हैं क्या, P डेल्टा V। वर्क डन बराबर P डेल्टा V, वर्क डन बराबर P डेल्टा V। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा V जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। तो अब से अपने दिमाग में एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, या फिर चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो भी वर्क डन जीरो, ठीक है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है,
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा वी जीरो, वर्क डन जीरो। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हीट के बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर होती है, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर होती है। फिर आ जाता है कौन सा, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पे हमें पूरा फॉर्मूला रखना पड़ता है, यहां पे कोई भी चीज गायब नहीं होगी। तो वर्क डन बराबर क्यू डेल्टा वी, क्यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और वर्क डन की जगह हम लोग क्या, सॉरी, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और वर्क डन की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, वर्क डन की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं पीवी, ठीक है ना, वर्क डन बराबर पी डेल्टा वी, वर्क डन बराबर पी डेल्टा वी, वर्क डन बराबर पी डेल्टा वी, ये लिखा जाता है। अभी हमने इस चैप्टर में एक खास बात क्या पढ़ी थी, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या जाना था, हीट जीरो हो जाती है। तो हीट जीरो हो जाएगी तो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी इस पूरे फॉर्मूले में डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू में क्यू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। तो यहां से एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू। प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और एडियाबेटिक, ठीक है ना, ठीक है। और कोई बच रहा है, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, नहीं कोई नहीं बच रहा है। इसको ऐसे लिखे टपाक, टपाक, टीपीसी, टीपीएसी, टपाक, टीपीएसी, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला देखने को मिल रहा था वो क्या देखने को मिला था कि जितना हीट है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। फिर आइसोबैरिक के केस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट होने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू ही यूज करते हैं। और डब्ल्यू की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, पी डेल्टा वी, ठीक है ना, ये हम लोग पुट कर सकते हैं। एडियाबैटिक के केस में क्या जीरो हो जाता है, एडियाबैटिक के केस में हीट जीरो हो जाता है। तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, वर्क डन के बराबर हो जाती है, ठीक है। आइसोकोरिक के प्रोसेस में क्या हो जाता है, आइसोकोरिक के प्रोसेस में डेल्टा वी जीरो हो जाता है। और डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन बराबर जीरो हो जाएगा, और वर्क डन जीरो हो गया तो जितनी की जितनी हीट दे रहे हैं सब इंटरनल एनर्जी में जाएगी, यानी डेल्टा यू बराबर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें हमको याद रखनी है टपाक में, ये डंपिंग टपाक डंप, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया टपाक, ठीक है। तो क्या क्या चीज रखनी है, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू बराबर जीरो हो जाएगा और क्यू बराबर माइनस का डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस में पूरा फॉर्मूला लगता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक के प्रोसेस में हमारा क्यू बराबर जीरो हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा यू बराबर वर्क डन के बराबर आ जाएगी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसके क्वेश्चन। अ हीट इज एब्जॉर्ब, हीट के ए सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी प्लस हो रहा होगा, हीट, हीट एंड डज, यानी कौन कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, 50 कैलोरी ऑफ वर्क, यानी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा वर्क। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट इज एब्जॉर्ब इसलिए प्लस का 200, और वर्क डन कर रहा है, वर्क कर रहा है इस वजह से माइनस का 50, तो क्या आया 150 कैलोरी। लेकिन हमें जो आंसर दिया होगा वो हमेशा जूल में दिया होगा। तो अभी कैलोरी और जूल के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या फिर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो जब कभी भी कैलोरी में आंसर आए उसको जूल में चाहिए हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.2 से। तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी आपकी आ जाएगी, ठीक, ठीक है। अब देखो यहां पे पूछ रहा है इन द अबव क्वेश्चन
क्या होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा। तो देखो जब कभी भी इंटरनल एनर्जी हमने देखा था अगर पॉजिटिव आती है तो T2 टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा T1 से। तो अगर T2 ज्यादा है यानी सिस्टम आपका जो सिस्टम है वो क्या हो गया, हॉट हो गया है। अगर T2 आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी इंटरनल एनर्जी क्या आ जाए आपकी, अगर सॉल्व करने पे निगेटिव आ जाए, T2 कम हो जाए, तो कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। करेक्ट। अब देखो यही क्वेश्चन था। इफ सिस्टम इज गिवन हीट ऑफ 100 कैलोरी एंड डज वर्क ऑफ 20 कैलोरी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया था, काम कितने का किया, इतने का, ठीक है। और क्या कहते हैं, इफ सिस्टम इज गिवन 100 कैलोरी हीट एंड डज वर्क अबाउट 20 कैलोरी, ठीक है ना। सिस्टम को हमने क्या किया, 100 कैलोरी हीट दिया और 20 कैलोरी उसने क्या किया, काम किया। तो जब 20 कैलोरी उसने काम किया तो कितना उस पे क्या कहते हैं, चेंज आएगा। तो जब हमने इंटरनल एनर्जी निकाली, यहाँ पे बस एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली थी। ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन देखने में दोनों सिमिलर लग सकता है। यहाँ पे बोला सिस्टम इज गिवन हीट ऑफ 100 कैलोरी हीट एंड डज वर्क अबाउट 20 कैलोरी। तो जब यहाँ पे सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो अब की बार निगेटिव लेकर के चल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन जो पिछले साल सर ने कराया था ना, जोश जोश में करा दिया था, पर गलत था। पर सर अपना पॉइंट ये रखना चाह रहे थे कि अगर तुम्हें फाइनल इंटरनल, तुम वो सार में आ जाओ। सार में ये था कि अगर इंटरनल एनर्जी तुम्हारी निगेटिव आ जाएगी तो फाइनल टेम्परेचर जो था वो कैसा हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कूल हो जाएगा ना, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो वो समझाना चाह रहे थे पर क्वेश्चन ठीक से बैठा नहीं था, ठीक है ना। और ये ऐसा सबकी कॉपी में मिलेगा, ठीक। अब यहां से कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ की बात में देखो, ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ग्राफ सॉल्व करने का देखो यही तरीका है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तुम सबसे पहले चले जाना किसमें, पीवी इक्वल टू एनआरटी में, ठीक है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब जो टर्म कांस्टेंट होगा, जो टर्म कांस्टेंट है, जैसे यहां पे देखो जो लाइन जिससे टच टच वाली लाइन चेंज नहीं हो रही होगी, जैसे यहाँ प्रेशर से जो टच है लाइन वो चेंज नहीं हो रही है, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर। तो प्रेशर को काट देना, जो कांस्टेंट होगा उनको काट देना, जो बचेंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना। तो यहाँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ देखो एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो V1 से हम लोग कहां चले गए, V2 पे चले गए। तो टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे हो रहा है एक्सपेंशन, और उसके बाद पूछेगा कि सिस्टम हीट हो रहा होगा कि कोल्ड। तो अभी हमने देखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो क्या हो रहा होगा, हीटिंग हो रही होगी। सेम इसमें आ जाओ, इसमें देखो प्रेशर है, वॉल्यूम है। अब क्या किया करो करो, बूंदा बनाया, जहां पे लाइन टच है वहां पे बूंदी, मतलब ऐसे बनाया करा करो और देखा करा करो इस लाइन से क्या कांस्टेंट हो रहा है। इस लाइन से वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अपने आ जाओ किस पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी में आ जाओ। तो क्या क्या कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, उनको काट दो, और क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। यानी कि अब प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है। देखो यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे प्रेशर P2 हो जाएगा। तो प्रेशर घट रहा है, अगर प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, तो सिस्टम क्या हो रहा होगा, सिस्टम कूल हो रहा होगा। और प्रोसेस कैसा है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट और टेम्परेचर कूल हो रहा है, यानी सिस्टम हमारा कूल हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ये वाले ग्राफ पे आ जाओ। अब ये वाले ग्राफ पे सेम, टेम्परेचर क्या है, यहां बुंदा बनाया, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या का कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस। और देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, V2, यानी कम हो गया है। तो क्या हो गया है, कंप्रेशन हो गया है। तो कंप्रेशन हो गया है, ठीक है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट वाले ग्राफ पे आओ, नेक्स्ट वाले ग्राफ पे कौन कांस्टेंट है, नेक्स्ट वाले ग्राफ में हमारा कांस्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट, एनआर कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस हो जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, आइसोकोरिक। अब यहाँ पे आइसोकोरिक है और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे टेम्परेचर इधर T1 होगा और इधर टेम्परेचर T2 होगा। तो मुझे दिख रहा है T2 इज मोर देन T1, तो टेम्परेचर बढ़ा यानी प्रेशर बढ़ रहा है, ही सिस्टम क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है, हॉट 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 हॉट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। तो बनाओ पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो जो कांस्टेंट उनको काटो, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कैसा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर यहाँ पे T1 था और यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो जाएगा, तो T2 टेम्परेचर क्या है, कम है, T1 से T2 कम है, यानी सिस्टम क्या हो रहेगा, कूल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला ऐसी प्रॉब्लम आएगी तुमको, जो टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, पूछेगा ग्राफ बताओ, तुम एक्सटेंड करो, देखो ये वाली ग्राफ यानी प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होता है, आइसोबैरिक हो जाता है, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है ना, अब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, देखो अभी यहाँ पे सिंपल चल रहा है, आगे याद रखना ये जो झूला वाला ग्राफ होता है ना, ये तुम्हारा दो के लिए बनता है, एक आइसोथर्मल के लिए बनता है, एक एडियाबैटिक के लिए बनता है, आगे देखेंगे कौन सा किसके लिए बनता है। ठीक है, तो ये हमारा झूला वाला ग्राफ आइसोथर्मल के लिए, अभी हम लोग एडियाबैटिक की चर्चा ही नहीं की है, तो यहाँ पे आइसोथर्मल की बात करेंगे। तो आइसोथर्मल में अभी हमने देखा था ऐसा ग्राफ बनता है, क्यों, आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन अब लिख लो, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो झूला वाला ग्राफ या तो आइसोथर्मल होता है या तो एडियाबैटिक होता है, आगे चलेंगे तो इसी में चार बना देगा, चार डंडी खींच देगा, तो जब तक तीन है तब तक बोलो कि आइसोथर्मल है। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया। और जो सीधी लाइन होती है, जो सीधी रेखा होती है, ठीक है ना, वो किसकी हो जाती है, सीधी रेखा हमारी आइसोकोरिक की हो जाती है। तो थर्ड इज आइसोकोरिक, सेकंड इज आइसोथर्मल एंड फर्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आया था, जेई का क्वेश्चन था, पेज नंबर 7 का ये जो दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहा था प्रोसेस पहचानने को, तो सीधी रेखा, सीधी रेखा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम होना चाहिए, डिफाइन ही नहीं किया। अगर यहाँ पे प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारा क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा, कि आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। ओ माय गॉड, आई डिड इट रॉन्ग, ऑनलाइन में बेइज्जती मेरी। यहाँ देखो, ये भी क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना, और ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है, हीटिंग कूलिंग बता दीजिए। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, यानी प्रेशर क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमारा कैसा प्रोसेस हो जाएगा, कूलिंग की हीटिंग, हीटिंग, हीटिंग होगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। तो पहला हीटिंग हो गया, दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो रहा है, तो हमने अभी पढ़ा था पीवी इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया एन और टी, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर यहाँ पे प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घट रहा होगा, तो टेम्परेचर अगर घट रहा है तो क्या हो जाएगा, कूलिंग प्रोसेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, यहाँ अगेन आइसोबैरिक प्रोसेस है, पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो अगर एक्सपेंशन के लिए हीटिंग है तो कंप्रेशन के लिए सी फॉर कंप्रेशन, सी फॉर कूल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कूलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा अगेन कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर अब बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी क्या हो गया, हॉट हॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया हॉट। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे, पहचान लेंगे ना भाई। अगला जो आएगा टर्म देखो, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के लिए दो खास बात, दो फॉर्मूले बताओ सबसे पहले। पहला हमारा एन सी वी डेल्टा टी, और दूसरा डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, फिर टपाक, टपाक। ठीक है ना, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी जीरो के बराबर होती है, जो क्यू होता है वो किसके बराबर हो जाता है, माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर। टपाक। यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, यानी डेल्टा पी बराबर जीरो। ठीक है ना, डेल्टा पी फॉर्मूले में कहीं आता ही नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। वो डब्ल्यू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पी डेल्टा वी लिखते हैं ना, कहीं डेल्टा पी आ रहा है क्या, डेल्टा पी कहीं नहीं आता है। ये एडियाबैटिक है, हीट को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हीट जीरो हो गया तो हमारा जितना भी इंटरनल एनर्जी है वो वर्क के बराबर हो जाएगा। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम जीरो हो जाता है, वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन जीरो, वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन जीरो। ठीक है ना, वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा यू बराबर क्यू के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, डेल्टा यू बराबर क्यू। और एक रिलेशन याद रखना, कौन सा, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, अब इसके बाद इंथैल्पी चालू हो जाएगी। इंथैल्पी में क्या होता है, इंथैल्पी को ही हीट कंटेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना आपका यूट्यूब पे कितना कंटेंट है, वैसे ही बोलते हैं आपका हीट का कितना कंटेंट है। अगर क्वेश्चन में बोले हीट कंटेंट तो समझ जाना इंथैल्पी की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो हीट कंटेंट, ठीक है ना, ये होती है इंथैल्पी। इट इज अ मेजर, हीट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर
जब प्रेशर कांस्टेंट हो उस टाइम पे जो हीट मेजर करी जाती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर करी गई हीट ही क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेजर करी गई हीट क्या कहलाती है? हम एंथैल्पी कहलाती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था कितनी भी एनर्जी आएगी सब एक्सटेंसिव हो गई। डेल्टा जी की बात करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी, एच की बात करेंगे इंथैल्पी, यू हमने बात कर ही लिया इंटरनल एनर्जी, ये भी एक्सटेंसिव है। तो गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, हग्स, ओ माय गॉड, हग्स, ठीक है ना। दिस इज व्हाट एक्सटेंसिव, देते जाओ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो हग्स, हगीश, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहेगा? एक्सटेंसिव रहेगा, ठीक। तो एच बोले तो एंथैल्पी, यू बोले तो इंटरनल एनर्जी, जी बोले तो गिव्स फ्री एनर्जी, एक्स बोले तो एंट्रोपी। ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी क्या है? अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन तो दो ही है, कौन से? वर्क और हीट। और तो ये कैसे में आ जाएगा? स्टेट फंक्शन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो कौन से प्रोसेस के लिए जीरो होगा? साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस ही कैसा प्रोसेस होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट बराबर होती है। तो अब देखो साइक्लिक के लिए तुम्हें खास बात क्या मिल गई? साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा यू किसके बराबर होता है? जीरो। और साथ ही साथ जो डेल्टा एच होता है वो भी किसके बराबर हो जाता है? जीरो, ठीक है ना। अब इसकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे आएगी? तो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला फॉर्मूला क्या है? जैसे वहां पे क्या पढ़ रहे थे? एनसीवी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करी जाती है, इसीलिए वहां पे आता है एनसीवी आता है, वी आता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी मेजर करी जाती है। इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी का मतलब क्या हो गया? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एनसीवी डेल्टा टी हो जाता है। और वहीं डेल्टा एच की जब हम बात करते हैं तो इसको लिखते हैं एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। तो एनसीपी डेल्टा टी, सी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मान के चलो पहले इनिशियल स्टेट थी, यहाँ पे H1 था हीट कैपेसिटी, बाद में H2 हो गया, यानी इंथैल्पी H1 थी, H2 पहुंच गई, और वॉल्यूम V1 था, V2 पे पहुंच गया। इंटरनल एनर्जी जो थी U1 पे थी और पहुंच गई किस पे? U2 पे। प्रेशर क्या था? कांस्टेंट। इसीलिए तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, इसीलिए प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद तो डेरिवेशन है। तो जैसे H1, ये इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो H1 इक्वल टू U1 प्लस पी वी वन, H2 इक्वल टू U2 प्लस पी वी टू। अब H2 में से H1 को माइनस कर दीजिए, तो H2 में से H1 को माइनस करेंगे तो ये पूरी H2 की वैल्यू, U2 प्लस P2V2, PV2 और U1 की, ये पूरा H1 की वैल्यू, इसको माइनस कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा एच का फॉर्मूला। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाता है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है ना। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब यहां से याद करिएगा पीवी इक्वल टू एनजीआरटी, जैसे एनसीआरटी होता है एनजीआरटी, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब इसको क्या लिखेगा? डेल्टा एनजीआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो डेल्टा एच का कौन? तीन फॉर्मूले हो जाएंगे। पहला एनसीपी डेल्टा टी, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तीसरा फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। अब मैं बताऊंगा इस एनजी का मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो एनजी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टोटल मोल्स ऑफ गैसियस साइड। जैसे हम लोग वहां पे पढ़ा था केपी केसी में निकालते थे ना, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, आरटी की पावर डेल्टा एनजी। तो यहाँ डेल्टा एनजी जो निकालते थे ये वही डेल्टा एनजी है, यानी सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हम करते थे। अब तीन तरह के हमारे तीन केसेस बनेंगे। पहला केस जिसमें डेल्टा एनजी जीरो हो जाए, दूसरा केस जिसमें डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो और तीसरा केस जिसमें डेल्टा एनजी निगेटिव हो। तो यदि डेल्टा एनजी किसी रिएक्शन का जीरो आ गया, जैसे ये एक रिएक्शन थी H2 और I2 गैस बराबर 2HI, गैस गैस में होने चाहिए, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स 2, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा यू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं उसमें इंथैल्पी इंट्रोपी के बराबर होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर पॉजिटिव आ गया, जैसे PCl5 की रिएक्शन था तो यहाँ पे 2 मोल थे, यहाँ पे 1 मोल था, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें अगर पॉजिटिव आया तो दबदबा किसका होगा, डेल्टा एच का। और अगर निगेटिव आ गया, जस्ट रिएक्शन पलट दीजिए, अगर निगेटिव आ गया तो दबदबा किसका होगा, इंटरनल एनर्जी का। तो याद रखिएगा, डेल्टा एन जी अगर जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी बराबर होंगे। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ गया तो दबदबा किसका हो जाएगा, डेल्टा एच का हो जाएगा। अगर निगेटिव आ गया डेल्टा एन जी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू का दबदबा होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अगले टर्म पे देखेंगे।